हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिजिक्स में आज फिर से हम लोग आगे के टॉपिक पर चलते हैं। और पिछले क्लास तक में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर का धारिता निर्धारित किया जा चुका है तुम्हारे क्लास में। और जिसमें समांतर पट्टी संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पट्टी डालकर भी धारिता निर्धारित किया जा चुका है। और ये समझाया जा चुका पिछले क्लास में कि यदि किसी भी संधारित्र के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स अगर हम लोग डालते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। और यदि दो प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से भर दिया जाए, पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भर दिया जाए, तो जो परिणामी धारिता होता है ना, वह परिणामी धारिता C के गुना हो जाता है हवा में धारिता। जब प्लेटों के बीच हवा स्थित होता है तो धारिता C नॉट होता है किसी भी प्रकार के संधारित्र में। ये केवल समांतर प्लेट संधारित्र के लिए लागू नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार के संधारित्र में यदि प्लेटों के बीच हवा स्थित हो तो C नॉट, और पूरी तरह संधारित्र को यदि किसी परावैद्युत माध्यम से भर दिया जाए तो परावैद्युत माध्यम का जो स्थिरांक होगा के गुना हो जाता है, ठीक है ना, के C नॉट। तो सीधा है कि अगर पूरी तरह से अगर भर दें संधारित्र को तो के C नॉट, केवल हवा है तो C नॉट। और C नॉट का वैल्यू क्या होगा, वो हर एक प्रकार के संधारित्र के लिए वैल्यू दे चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अलग, गोली संधारित्र के लिए अलग, बेलनाकार संधारित्र के लिए अलग, सभी के लिए C नॉट का वैल्यू दिया जा चुका है तुमको, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना है, हर हाल में इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना है और रिवाइज करके रखना है सारे फॉर्मूला का। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे फॉर्मूला बहुत तेजी से यूज हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो अब हम आगे चल रहे हैं कि संधारित्र में विभवांतर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, आवेश डाल देते हैं, तो ऑब्वियसली है बैटरी लगाते हैं तो बैटरी धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो आखिर उसका ऊर्जा जाता कहाँ है, बैटरी का जो ऊर्जा है ना वो संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा में जाकर संचित हो जाता है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र होता है, उसी विद्युतीय क्षेत्र में जाकर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाता है। हम तुमको बता चुके हैं संधारित्र का जो सिंबॉलिक डायग्राम होता है ना वो इस ढंग का होता है। और इसका मतलब हो गया कि ये कलेक्टिंग प्लेट M दिया हुआ है और ये कंडेंसिंग प्लेट N दिया हुआ है। संग्राहक पट्टी, संघनक पट्टी, बार बार बता रहे हैं। और इसको सेल के धन ध्रुव से ही जोड़ेंगे और इसको हम लोग सेल के अरिंद ध्रुव से ही जोड़ेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, भूधृत कर देंगे यहाँ पर। तो यह प्लेट प्लस क्यू चार्ज होल्ड करेगा जबकि यह प्लेट माइनस क्यू चार्ज होल्ड करेगा। तो ये संग्राहक पट्टी है प्लस और ये माइनस। इस पर प्लस माइनस आवेश कैसे आता है, बहुत बार हम लोगों ने इस पर डिस्कशन कर दिया है, कई बार डिस्कशन कर दिया है।
तो एक बात समझो, ये जो प्लस क्यू चार्ज जो आया, कोई भी सेल एक फुल्ली चार्ज नहीं कर देता है। तुम घर में भी ये एक्सपेरिमेंट देखते हो कि अगर हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं 100% तो चार्ज हो जाता है, लेकिन क्या है उसमें समय लगता है, धीरे धीरे करके चार्ज होता है। ऑब्वियसली है कि यहाँ पर भी अगर हम लोग भी पोटेंशियल अगर हम लोगों ने लगाया है तो एक समय लिया होगा चार्ज करने में। एक सडन क्यू चार्ज इसमें जाकर पहुंचकर इसको फुल्ली चार्ज नहीं कर दिया, एक समय लगता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे ही भी विभवांतर हम लोगों ने लगाया फुल्ली चार्ज होगा तो ये क्यू चार्ज हो जाएगा। तो C इक्वल टू यदि धारिता है संधारित्र की, तो C इक्वल टू कितना होता है Q बाय V, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये हो गया Q इक्वल टू कितना होगा CV, ठीक है। और हम लोगों ने ये देखा कि भी विभवांतर पर क्या है ना, धीरे धीरे करके चार्ज किया। तो ऑब्वियसली है कि चार्ज को भेजने में ये कार्य किया, तो धीरे धीरे करके चार्ज किया, छोटा छोटा चार्ज किया होगा यहां से। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे dq चार्ज भेजने में कितना कार्य किया गया। तो ऑब्वियसली है भी विभवांतर पर अगर dq चार्ज को भेजोगे तो कार्य कितना होगा v इंटू डी। तो v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू अगर हम लोग यहां पर निकालेंगे तो q बाय सी इंटू यहां पर क्या हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग देखते हैं कि अगर हमने यहां भी विभवांतर पर अगर dq चार्ज भेजा है तो कार्य कितना हुआ v dq, और v का वैल्यू हम लोगों ने रख दिया q बाय सी। तो ये तो dq चार्ज के लिए हुआ। कुल कार्य कितना होगा, कुल के लिए हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीका से जो कुल कार्य होगा, कुल कार्य यही क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो कुल कार्य के बराबर होगा। और कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, जो हमारा चार्जिंग शुरू हुआ है ना वो Q इक्वल टू 0 से लेके फुल्ली Q तक, Q इक्वल टू 0 से लेके ये पूरा कार्य होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि 1/c तो कांस्टेंट है, Q dq का हो जाता है कितना, Q स्क्वायर बाय कितना 2, और यहाँ पर Q का वैल्यू शुरू हुआ है Q से लेके कैपिटल Q, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो कार्य होगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा में, बीच में चूंकि विद्युतीय क्षेत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र में जाकर ये स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगा। तो संचित स्थितिज ऊर्जा जो होगा वह संचित स्थितिज ऊर्जा कितना होगा 1/2 C, और कितना होगा, पहले Q की जगह Q रख दो, Q स्क्वायर माइनस 0 करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर Q स्क्वायर, ओके निकल गया इतना। तुम ऐसा कर सकते हो Q इक्वल टू सी भी पुट करके देखो तो 1/2 कितना हो जाएगा सी भी स्क्वायर, या फिर C इक्वल टू क्यू बाई वी पुट करके देखो तो फॉर्मूला यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 Q इंटू वी। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला आया कि किसी भी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगा वो संचित ऊर्जा को अगर हम लोग E लिख दें तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी, या फिर 1/2 CV स्क्वायर, या 1/2 इंटू कितना QV। ये तीनों फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। जैसा डाटा दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल्स में उस ढंग के डाटा पर हम लोग काम कर लेंगे, और यही हमारा संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है जब हम लोग भी विभवांतर पर Q से चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से जो हम लोग ऊर्जा बताना चाह रहे थे कि किसी भी संधारित्र को अगर हम लोग आवेशित करेंगे तो कितनी ऊर्जा संचित होगा, तो उसका एक्सप्रेशन तुम्हारे यहाँ सामने में।
इसके बाद आता है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को कैसे हम लोग संयोजित करेंगे, कैसे हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे, कितने प्रकार का यहाँ पर कनेक्शन होगा, कैसे होगा, उस पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का जो संयोजन चलेंगे ना, वैसे तो दो तरह का होता है, फिर उस दोनों को मिक्स कर देंगे तो तुम कह सकते हो तीन तरह का होता है, एक मिश्रित संयोजन होता है। तो संधारित्रों का जो संयोजन होता है ना, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो होता है ना, वो होता है समांतर संयोजन। पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके चलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है ना, प्लेट टू प्लेट कनेक्टेड होगा। जैसे यहां पर हमारे पास तीन संधारित्र के एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं। तो क्या है ना, ये पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, ये दूसरी संधारित्र है जिसकी धारिता C2 है, ये तीसरी संधारित्र है जिसकी धारिता C3 है। तीन संधारित्रों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समझो। पहले संधारित्र का संग्राहक पट्टी सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हो, पहले संधारित्र का संघनक पट्टी दूसरे के संग्राहक पट्टी से जुड़ जाए, दूसरे का फिर संघनक पट्टी तीसरे के संग्राहक पट्टी से जुड़ जाए, और यह क्रम चलता है। जितना संधारित्र है सभी में यह क्रम चलता रहे, और अंतिम संधारित्र का संघनक पट्टी या तो सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ हो या इसको भूधृत कर दिया जाए। तो ऐसे संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सीधा प्लेट से प्लेट जुड़ा हुआ, संग्राहक संघनक पट्टी से अगले का संग्राहक पट्टी, इसके पहले के संघनक से दूसरे का संग्राहक, दूसरे का संग्राहक से तीसरे का संघनक चलता है। तो इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहां पर आरोपित विभवांतर भी है। श्रेणी क्रम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि अगर यहां से Q चार्ज अगर निकलता है तो सभी संधारित्रों पर आवेश का मान समान रहता है, आवेश का परिमाण सभी संधारित्रों पर समान। जैसे ही इस पर प्लस Q आएगा, इंडक्शन से माइनस Q आएगा, बाहर वाला प्लस Q यहां चला जाएगा, फिर इस पर इंडक्शन के कारण माइनस Q आएगा, फिर इसका बाहर वाला प्लस Q यहां चला जाएगा, फिर इंडक्शन के कारण माइनस Q चलता रहता है। लेकिन सभी संधारित्रों पर आवेश का परिमाण श्रेणी क्रम संयोजन में समान तो होता है, लेकिन आरोपित विभवांतर उनकी धारिता के अनुसार बढ़ता है। यहाँ पर V1, V2 और ये V3। तो V बटा है ना, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 और प्लस V3। ये श्रेणी क्रम संयोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। क्या है पहचान? सभी संधारित्रों पर आवेश का परिमाण सेम होगा, जबकि आरोपित विभवांतर उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ता
कटेगी, बट गया। तो V इक्वल टू V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, Q बाय C1। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C2। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C3। हम लोग समझें कि यदि तीनों संधारित्र का समतुल्य संधारित्र अगर C होगा, C क्या है, समतुल्य संधारित्र, समतुल्य संधारित्र की धारिता, तो समतुल्य धारिता होगी। जो काम तीनों मिलकर कर रहा है ना, एक संधारित्र हम लोग चुन लें, वह अकेले तीनों का काम करे तो उसको हम लोग समतुल्य संधारित्र कहेंगे, उसकी धारिता समतुल्य धारिता। तो समतुल्य धारिता यदि C है तो कैसे समझेंगे कि तीनों के बराबर ये वर्क कर रहा है। तीनों ने मिलकर Q चार्ज लिया था, तीनों ने मिलकर V विभवांतर लिया, तो C इक्वल टू कितना होगा, C इक्वल टू हो जाता है Q बाय कितना V। और यह अकेले संधारित्र क्या करे, तीनों ने मिलकर Q चार्ज लिया, V विभवांतर लिया, यह अकेला संधारित्र इस तीनों के बराबर काम कर रहा है, मतलब ये अकेले Q चार्ज ले लिया, V विभवांतर ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाय C, और V इक्वल टू पहले से पता है तुमको Q बाय C1 प्लस यहाँ पर कितना Q बाय C2 प्लस यहाँ Q बाय कितना C3। अगर Q कॉमन लेके अगर छोड़ देते हो तो तुम यहाँ देखो कि समतुल्य धारिता कितनी हो जाती है। समतुल्य धारिता जो श्रेणी क्रम का हो गया वह बचेगा तुमको 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। यही श्रेणी क्रम का समतुल्य धारिता, यही श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता। ठीक है ना। अब हम लोग चल रहे हैं समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन क्या होगा, समांतर संयोजन अगर हम लोग चलेंगे इसमें भी हम लोग उदाहरण लेकर तीन संधारित्रों का चले, तो चलो तीन संधारित्र हम लोग ले लीजिए। सिंबल ही इस तरह का संधारित्र का होता है। इसमें सभी का जो कनेक्टिंग प्लेट होगा ना, सभी का कनेक्टिंग प्लेट एक बिंदु पर और सभी का कंडेंसिंग प्लेट वो एक पॉइंट पर होना चाहिए। सभी का संग्राहक पट्टी एक बिंदु पर और सभी संधारित्र का संघनक पट्टी दूसरे बिंदु पर जुड़ा होना चाहिए, और यह दोनों बिंदु शेल के धन ध्रुव से और ऋण ध्रुव से जुड़ा होना चाहिए। यहां पर भी मैटर वही होता है। पहले संधारित्र की अगर धारिता हम लोगों ने C1 ले लिया, C2 ले लिया, C3 ले लिया, V विभवांतर यदि हम लोग आरोपित करते हैं तो क्या है ना, सभी सेल के पॉजिटिव नेगेटिव से वायर से कनेक्टेड है, इसलिए सभी का विभवांतर तो यहाँ पर समान हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ से आवेश Q चलेगा ना, वो यहाँ पर जंक्शन पर बढ़ता है। यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। इस पर प्लस Q1, इस पर प्लस Q2, इस पर प्लस Q3, तो इस पर माइनस Q1, माइनस Q2, माइनस Q3। कहने का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर Q चार्ज बढ़ा है किस चीज में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में, यहाँ पर ये Q चार्ज बढ़ जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू C1 भी प्लस यहाँ पर कितना होगा C2 भी और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा C3 भी।
अगर यहाँ C, फिर से अगर इस तीनों के बदला एक संधारित्र ले ले जो समतुल्य है तीनों के बराबर, मतलब तीनों के बराबर ये काम कर सकता है, तो समतुल्य कैसे मानेंगे? तो C यदि समतुल्य धारिता है, समतुल्य संधारित्र की यदि समतुल्य धारिता है, इसका मतलब ये है कि तीनों ने मिलकर अगर Q चार्ज लिया तो ये अकेले ले ले, और V विभवांतर लिया तो ये अकेले V विभवांतर ले ले। इसका मतलब ये हुआ Q इक्वल टू कितना, CV, और Q इक्वल टू क्या होगा, C1V, C2V और यहाँ पर C3V। V भी कैंसिल करा देते हैं, तो C इक्वल टू कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस कितना होगा, C3। यही हमारा समतुल्य धारिता का व्यंजक। तो याद रखना है कि जब समांतर क्रम में होगा तो समतुल्य धारिता का मान कितना हो जाना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 समांतर क्रम में, और जब श्रेणी क्रम में होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3। पूरा फुल बोर्ड पर ये डाला हुआ है तुम्हारा। तो इधर का कंसेप्ट क्या हो गया, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता 1/C इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। समांतर क्रम में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। डिटेल करके हमने तुमको बता दिया। इसको क्या है ना, बार बार तुम प्रैक्टिस करो, बार बार मेरे क्लास को देखो, सुनो, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इसके बाद क्या आता है कि इस दोनों को मिश्रित करेंगे और एक नया कॉम्बिनेशन हम लोग शुरू करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब समझ रहे हो कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और दोनों को मिक्स करके हम लोग निकालेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए क्या है ना, या उस पर काम करने के लिए क्या है, इसी दोनों का मिक्सिंग होना है। तो ये दोनों एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप लोगों को बिल्कुल इस पर टाइम देकर दोनों तरह के कॉम्बिनेशन को पढ़, ठीक है ना, फिर हम लोग काम करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे, ठीक है ना।